You cannot skip this chapter if you want good marks in exam. So let's start. Explain the consequences of the disintegration of Soviet Union. इसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानेंगे, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये जब 6 मार्क्स के क्वेश्चन के तरीके से पूछा जा सकता है, इवन पूछा जाता है, तो हम इसका आंसर के लिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि जो सोवियत यूनियन थी वो कब से कब तक एग्जिस्टेड थी और उसमें क्या क्या ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। ये सब हम उसके इंट्रो में लिख देंगे। जो भी आपको नॉलेज होगी आप उसके अकॉर्डिंग इसे इंट्रोडक्शन में लिख दीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसे भी रीड आउट कर सकते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, इसके बाद आप जो मेन पॉइंट होगा उसे हाईलाइट करके इसी तरीके से लिखेंगे। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है, इसके बाद आपको बनाना है फ्लो चार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। लाइक आपको जितने पॉइंट्स आते हैं आपको वो सारे पॉइंट्स आप इसमें क्या कर दीजिए, फ्लो चार्ट में मेंशन कर दीजिए। अगर आपको 7, 8, 9 जितने पॉइंट्स आते हैं आप उतने पॉइंट मेंशन कर दीजिए। और आपको अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको खाली 6 पॉइंट से एक्सप्लेन करने की नीड है, नॉट मोर देन डैट। बट आप यहाँ पे जिससे एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। ओके तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। देन यहाँ पे आप पॉइंट लिख देंगे एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। और बाकी मैंने जितने पॉइंट लिखवाए आप इस क्लाउड्स में या किसी भी तरीके का आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं जैसा आपको सुटेबल हो। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तो आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं और आप बाकी अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। लाइक लेट मी शो यू, वेट। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आपने ऐसे लिख दिया फिर आप इस तरीके से सारे पॉइंट्स लिख देंगे। बट आई थिंक जो मैंने आपको पहले बताया था वो ज़्यादा अट्रैक्टिव वे होगा। वैसे तो कई सारे तरीके से बन सकते हैं। लाइक मैंने जब अपने टाइम पे बनाया था मैंने एक इस तरीके से पॉट बनाया था। देन उसके बाद आप इस तरीके से लीव्स बना के और यहाँ पे आप क्लाउड बना सकते हैं। आप जितना अच्छे तरीके से करेंगे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को उतनी ज़्यादा ही नॉलेज है, क्योंकि वो यहीं पे आपके सारे पॉइंट्स पढ़ लेता है। तो वो आपके जो पॉइंट्स होते हैं मेन पॉइंट देखता है। अंदर आपने थोड़ा बहुत कम भी लिखा हो तो चल जाएगा क्योंकि वो इतना नहीं देख पाते हैं। ठीक है, बट इट डजंट मीन कि आप कुछ भी लिख देंगे, बट टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि अगर आपने पॉइंट सही से लिखा है, आपका पॉइंट्स क्लियर हैं, तब आपको एग्जामिनर मार्क्स दे ही देते हैं। ठीक है, और आप फ्लो चार्ट का मैंने आपको बता ही दिया कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इस तरीके से पॉइंट्स लिखने के बाद आप फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएंगे। उसके बाद आप इसमें मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज़ एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, कि क्या हुआ था, आपका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के। सबसे पहला एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो था वो ख़त्म हो गया था। कोल्ड वॉर क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो जो मैंने थी बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, तो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो ख़त्म हो गया था। जो टेंशन थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जो यूएसएसआर था सोवियत यूनियन, उसमें से आपका क्या हुआ 15 कंट्रीज़ ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया। ठीक है, और वो कंट्रीज जो हो गई अब फ्री हो गई पॉलिटिकल डिसीजंस में। अब वो खुद लेने लगे थे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया था यूएसएसआर से। थर्ड पॉइंट इज़ यूएसए बिकम द ओनली सुपर पावर। इसके बाद क्या हुआ, जब क्योंकि दो मेन सुपर पावर थी यूएसए एंड यूएसएसआर, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गई तो उसके बाद कौन सुपर पावर बची, यूएसए बची। तो खाली यूएसए बिकम द ओनली सुपर पावर। उसके बाद चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम में भी हमें चेंज देखने को मिला। मैनी फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक शिफ्टेड फ्रॉम कम्युनिज्म टू डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके बाद है आपका चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक चेंजेस, डिक्लाइन ऑफ सोशलिज्म। इस तरीके से आपके पॉइंट यहाँ पे हैं, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देन कंक्लूड आप क्या कर सकते हैं, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन चेंज ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड पावर स्ट्रक्चर। इट एंडेड द कोल्ड वॉर एंड रीशेप द वर्ल्ड ऑर्डर। जब ये शीत युद्ध खत्म हो गया तो हमें जो वर्ल्ड वॉर थर्ड की टेंशन थी उससे भी हमें फ्रीडम मिल गई। आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहते हैं तो मैं आपको एकदम एक्सप्लेन करके ही बताऊंगी। मैं तो वीडियो को शॉर्ट बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आपको खाली रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। बट अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए ज़्यादा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन।
हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे थे, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कॉजेज़ क्या थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के, ठीक है। उसमें कॉन्सिक्वेंसेस की सोवियत यूनियन के क्या परिणाम हुआ था कि जब आपका सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई थी या फिर विघटित हो गई थी, अपने अलग अलग देशों के बीच डिवाइड हो गई थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको कॉज बताने, उसके कारण बताने कि वो ऐसा हुआ ही क्यों। तो सबसे पहले इसमें भी आप इंट्रोडक्शन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें मेन कॉजेज देखिए, आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए। द सोवियत यूनियन वाज फॉर्म्ड इन 1922 एंड वाज वन ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर, ठीक है। उसके बाद इंटरनल प्रॉब्लम्स होने लगे और 1991 में ये ख़त्म हो गई थी, ठीक है, क्योंकि कई सारे कारण थे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल रीजन। इसमें भी आप सबसे पहले मेन कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन लिखेंगे। उसके बाद मेक अ फ्लो चार्ट, उसके बाद आपको फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना है, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, और आपको जितने आते होंगे पॉइंट्स, मैंने यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं, बट आप फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं जितने आपको याद आते हैं उस वक्त। बाकी आपको एक्सप्लेन मैं फिर से बता रही हूँ, आपको 6 पॉइंट ही एक्सप्लेन करनी है। अब देखिए क्या कॉजेज रहे थे, फेलियर टू फुलफिल पीपल्स एस्पिरेशंस। जो सोवियत सिस्टम था वो लोगों की जो नीड्स थी और उनके एक्सपेक्टेशन को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप बाकी से आप रीड आउट कर लीजिएगा। पार्टिसिपेशन इन द आर्म्स रेस, या हम कह सकते हैं हथियारों की होड़ में लगा हुआ था यूएस भी और यूएसएसआर भी। तो वो अपनी जो जनता है उनकी जो बेसिक नीड है उनकी ज़रूरतों को पूरी ना करते हुए हथियारों की होड़ में ये लोग लगे हुए थे। वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, आपको पता ही है कि कम्युनिस्ट पार्टी थी यूएसएसआर में, और एक ही पार्टी का सिस्टम चलता था। लोगों के पास फ्रीडम ही नहीं थी, कोई चॉइस ही नहीं थी अपनी, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी उनके पास कि वो अपना लीडर चूज़ कर सके या इस तरीके का कुछ। करप्शन बहुत ज़्यादा था, करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी में आपका बहुत ज़्यादा, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल मिसयूज़ करते थे पावर का। करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो लोगों का सिस्टम पर से जो था विश्वास ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं हमें। सम प्राइवेट बिजनेस वाज अलाउड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हुआ था, आपको पता है कि ये जो आपका सिस्टम था यूएसएसआर, इसमें क्या था, साम्यवादी सिस्टम चलता था ताकि सभी को बराबरी का मौका मिल सके। लेकिन उसके बाद इन्होंने बाद में सम प्राइवेट बिजनेस को भी अलाउड किया था। इस रिफॉर्म की वजह से फेल्ड एंड इंक्रीज इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आपकी बढ़ गई थी। उसके बाद ओपननेस, इसके बाद फ्रीडम टू स्पीच एंड मीडिया मिला यहाँ पे लोगों को। पीपल ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे गवर्नमेंट को। इसकी वजह से आपका जो सोवियत सिस्टम था वो एक्सपोज हुआ। अपोजिशन टू गोर्बाचेव रिफॉर्म, मैनी लीडर्स एंड ऑफिशियल अपोज्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय मिखाइल गोर्बाचेव। जो कई सारे लीडर्स थे उन्होंने इनके द्वारा किए गए रिफॉर्म्स को क्या क्या अपोज किया था। दे फियर लूजिंग पावर एंड कंट्रोल। उसके बाद देखिए रशिया डोमिनेंट एटीट्यूड, जो 15 कंट्रीज थे उनमें जो सबसे मेन कंट्री था रशिया, वो ही अपना पावर ज़्यादा दिखाता था, ठीक है। वो डोमिनेट करता था सोवियत यूनियन में, डिसीजन मेकिंग पावर मेनली वही रखता था। अदर जो रिपब्लिक्स थे वो अपने आप को इग्नोर्ड और एक्सप्लॉइटेड समझते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में इंडिपेंडेंस की मांग की। वही अपने आप में उनके इंटरनल ही झगड़े होने लगे आपस में ही, ना गृह युद्ध होने लगा, जिसकी वजह से इन्होंने बाद में ये विघटित हो गया। ये भी एक कारण बना था। राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड सोवरेनिटी, मतलब कि लोगों की पीपल इन डिफरेंट रिपब्लिक डेवलप्ड। अब जो अलग अलग कंट्रीज थे यूएसएसआर में, जो 15 कंट्रीज थे, उन लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई, जिसकी वजह से भी उन्होंने क्या किया बाद में, दे डिमांडेड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। कम्युनिस्ट पार्टी नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो लोगों के प्रति जवाबदेही रखती ही नहीं थी। ये भी सिस्टम कोई फ्री इलेक्शन नहीं होते थे, ना पॉलिटिकल अपोजिशन कोई था ही नहीं, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास खत्म हो गया था सिस्टम के पर से। तो हम इसमें कंक्लूड कर सकते थे सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड ड्यू टू इकोनॉमिक फेलियर देखने को मिला। मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज का मिसयूज़ हुआ, वीक रिफॉर्म्स थे, सही तरीके से रिफॉर्म्स सुधार नहीं हुए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन जो कि आपका 1991 में हो गया था, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉक थेरेपी। का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्या थे। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। शॉक थेरेपी वॉज अ रैपिड इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम अडॉप्टेड बाय मैनी फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। के बाद काफ़ी लोगों ने इसे अपनाया था। इनका मेन एम क्या था, शिफ्ट द इकोनॉमिक फ्रॉम सोशलिज्म टू मार्केट इकोनॉमी क्विकली।
देखिए इसमें भी आपको देखिए जो सारे पॉइंट्स हैं आपको उसको क्या बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो इसमें आप पॉइंट्स देखिए कि क्या शॉक थेरेपी क्या थी, ठीक है। इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी विशेषताएं क्या थी। पहला था रैपिड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए ये चीज़ की गई थी। एंड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा ख़त्म करने के लिए किया गया था। प्राइवेटाइजेशन, फ्री ट्रेड एंड ओपन इकोनॉमी, रिडक्शन ऑफ सब्सिडी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, राइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। उसके बाद आप इसमें कंक्लूजन भी पढ़ सकते हैं कि शॉक थेरेपी से फास्ट इकोनॉमिक चेंजेस तो आपको देखने को मिला, बट इसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिली है। इट हेल्प क्रिएट अ मार्केट इकोनॉमी, इट इंक्रीज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट टर्म में हमें पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिला है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर्स दैट मेड द सोवियत यूनियन अ वर्ल्ड पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऐसे कौन से 6 फैक्टर्स कहे थे जिससे सोवियत यूनियन जो था वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पावर में आया। इसमें भी देखिए आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया होता है। उसके बाद आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, दैन इसी तरीके से आप इसको फ्लो चार्ट में दिखाएंगे। जैसे कि विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी, जो हिटलर वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उससे ही क्या हुआ, विक्ट्री मिली। तो यूएसएसआर उसमें जीत गए थे, तो उससे वहाँ पे इनको जर्मनी को जो इन्होंने हराया था, तो इनके अंदर एक अलग ही रेस्पेक्ट एंड इंटरनेशनल तौर पे रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस आ गया था। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स थी इनके पास उस टाइम पे। न्यूक्लियर पावर स्टेटस 1949 में आ गया था। कंट्रोल ओवर ईस्टर्न यूरोप पे इनका कंट्रोल आ गया था। रैपिड पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन, प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम, अपील ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, लीडरशिप इन कम्युनिस्ट ब्लॉक, परमानेंट मेंबरशिप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कंक्लूजन के तौर पे हम जान सकते हैं, ड्यू टू इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक रिकवरी एंड आइडियोलॉजिकल अपील, द सोवियत यूनियन बिकेम ए वर्ल्ड पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने आपका ये सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने आपके ख़त्म कर दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आपको इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के चाहिए इसी चैप्टर के, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इस तरीके के अगर आपको लॉन्ग वीडियोस आगे दूसरे चैप्टर्स की भी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक,